अगर मैं फिर गलत नहीं हूँ तो आपने ग्रेजुएशन अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से किया होगा। आपके साथ नवाबों और जागीरदारों के हरामखोर लड़के भी पढ़ते होंगे। जी। होम सेक्रेटरी को अब कुछ कुछ मजा आ रहा था, यानी करेला और नीम चिड़ा। अनायास ही होम सेक्रेटरी उठकर खड़ा हो गया। बहुत गालियां दे चुकी, अब तशरीफ रखिए, शुक्रिया, देर आयत दुरुस्त आयत। नसरीन विजय गर्व से मुस्कुराती हुई बैठ गई। होम सेक्रेटरी खड़ा ही रहा। फाइल उल्टे हुए वह बोला, आपकी फाइल में लिखा है। माफ कीजिएगा, ग्रेजुएशन आपने कराची में किया और जासूसी की अटेर्निक स्कॉटलैंड यार्ड में ली। बंगला लैंग्वेज आपने कहाँ सीखी? इंग्लैंड में। कब? पिछले 2 सालों में। मैं एयर होस्टेस रही हूँ। अपने डिपार्टमेंट को मैंने ढाका और चटगांव के बहुत से खुफिया राज ला कर दिए हैं। ओह समझा। शादीशुदा हैं। ऐसी बेवकूफ़ी करने का कोई इरादा नहीं है बानो। फिलहाल आपको कलकत्ता भेजने का इरादा है। जब से इलेक्शन में अवामी पार्टी जीती है, धोती वाले ब्राह्मण खूब बगले बजा रहे हैं। आपको कलकत्ता की हाई सोसाइटी ज्वाइन करनी होगी और वह लोग क्या क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सभी खबरें निकालनी होंगी। कोई आपसे रोज सुबह रिपोर्ट ले जाया करेगा कुछ, और आप खुद समझदार हैं। दोस्ती में भी और लेन देन करके भी आपको हर तरह के लोगों की खबरें जमा करनी होंगी। ठीक, आप साड़ी तो पहन सकती हैं न, बहुत खूबसूरत ढंग से। मेरा ख्याल है कलकत्ते में आप अपने मुल्क के लिए मुफीद साबित होंगी। नसरीन मुस्कुरा दी। वह सब तो होगा, बहुत सजा पा चुके। अब बैठिए, कुछ पीजिएगा। जरूर। मेज पर ही 2 गिलास होम सेक्रेटरी ने जमा दिए। 3-3 पैग पिए गए। मुस्कुराते हुए नसरीन ने पूछा, अब मैं जा सकती हूँ? मैं कैसे कहूँ? नसरीन उठी। वह होम सेक्रेटरी की कुर्सी की तरफ बढ़ी और झुककर उसे एक होठों का चुंबन दिया। अलविदा। बेचारा होम सेक्रेटरी पसीने पसीने हो गया था। लड़खड़ाते से स्वर में बोला, आपको कलकत्ते में हिंदू बनकर रहना है। मुझे चीफ सभी कुछ बता चुके हैं। मैंने कहा अलविदा, खुदा हाफिज। और जैसे ही नसरीन बाहर गई, होम सेक्रेटरी ने फोन मिलाया। मिस्टर बहराम खां। जी, बोल रहा हूँ। उधर से आवाज आई, भाई नसरीन को खूब भेजा। गजब है। उधर से आवाज आई, आग है जनाब, और आग से अपनी जिम्मेदारी पर ही खेलिएगा। और यकायक पूर्वी बंगाल आग के शोले की तरह भड़क उठा। फौजी डिक्टेटर ने सोचा था फौजी संगीनों को देखकर निहत्थे नागरिक सहम जाएंगे, परंतु वैसा नहीं हुआ। ऐसा लगा जैसे हर स्त्री पुरुष ही नहीं, हर दीवार, हर सड़क, हर पुल प्रतिशोध के लिए जीवंत हो उठा हो। रातों रात शेख मुजीब को गिरफ्तार कर लिया गया, परंतु जनता का मनोबल नहीं टूटा। जनता ने कहा, झूठ, शेख गिरफ्तार नहीं हुए। इतना ही नहीं, जनता ने कहा डिक्टेटर का वो फौजी हुक्मरान मारा गया जो जनता के खून से होली खेलने के लिए भेजा गया था। दूर इस्लामाबाद में बैठा डिक्टेटर जनता का मनोबल तोड़ना चाहता था, लेकिन हुआ उल्टा। फौज भयभीत हो उठी जनता के इस मजाक से कि फौजी प्रशासक टिक्का खा मारा गया। सारी व्यवस्था भंग हो गई। पूर्वी बंगाल के अनेक नगरों में अवामी लीग का झंडा फहरा रहा था। इस्लामाबाद में बैठा डिक्टेटर पागल हो उठा। ढाका में बैठा फौजी प्रशासक निरंतर एक ही संदेश भेज रहा था, और हथियार भेजो और कुमुक भेजो और रसद भेजो। बंगाली भाषी फौजी से हथियार जमा करा देने को कहा गया और पूरे पूर्वी पाकिस्तान राइफल की फौज हथियार रख देने की बजाय हथियार लेकर डिक्टेटर की पश्चिमी पाकिस्तानी फौज के सामने आ गई। चटगांव बंदरगाह ठप हो गया था। ढाका युद्ध क्षेत्र बन गया था। ढाका ही क्यों, पूर्वी बंगाल का प्रत्येक नगर डिक्टेटर के खिलाफ उठ खड़ा हुआ था। खून से जैसे स्वाधीनता की कीमत चुकाई जा रही थी। हर जगह खून, हर जगह लाशों का अंबार। और ऐसे ही समय में मैली सी पतलून, फटी कमीज पहने और कंधे पर राइफल और भारी बैग लटकाए याकूब मिर्जा ढाका से कुछ मील दूर एक गांव में विशाल पोखर के किनारे थककर बैठ गया था। कहाँ जाए, क्या करे? ढाका से वह कर्तव्य पालन के लिए निकला था, परंतु राह में जो भी गांव मिला उसके अंदर जाने का साहस उसे नहीं हुआ। अलबत्ता हर गांव के बाहर उसने सियारों तथा गिद्धों को लाशों पर झपकते देखा, परंतु अब वह थक चुका था। यूं वह निश्चिंत था, सादे वेश में था। गांव के किसी भी नागरिक के लिए वह स्वाधीनता के लिए लड़ने वाला सैनिक था, और पाकिस्तानी सैनिकों के लिए उसके पास उसका परिचय पत्र था। पोखर के किनारे कई नावें उल्टी पड़ी थीं। कुछ दूर पर गिद्धों का झुंड था, शायद कोई लाश पड़ी थी। याकूब मिर्जा थक गया था। यूं बैग में चाय का सामान था, बिस्कुटों के पैकेट थे, परंतु दिन भर में उसने कुछ खाया नहीं था। सुबह ही खाकर चला था और अब सांझ ढल रही थी। सूरज की किरणें पोखर के जल पर पड़कर पानी के रंग को सुनहरी बना रही थी। याकूब मिर्जा की इच्छा हुई कि कुछ लकड़ियां बटोरकर चाय बना ले। तभी एक शिशु के रोने की आवाज सुनकर वह चौंक पड़ा।
साथ ही एक कराहती सी आवाज सुनाई पड़ी, अल्लाह मुक्ति दे। वह उठा और निकट ही उल्टी पड़ी नाव के दूसरी ओर जाकर देखा। लगभग 1 वर्ष का सांवला किंतु स्वस्थ शिशु, निकट ही एक बूढ़ी स्त्री, खून से तर, शायद बाह के निकट कंधे पर गोली लगी थी। याकूब मिर्जा बंगाली में बोला, तुम्हें किसने घायल किया माँ? मुझे पाकिस्तानी गोली ने घायल किया है मेरे बंगाली बेटे। वो लोग यम की तरह आए, मेरे सारे परिवार को समाप्त कर दिया। पूछते थे हिमायतुद्दीन कहाँ है? मैं कैसे जानती थी कि हिमायतुद्दीन कौन है, कहाँ है? फिर मेरे बेटे की बहू, मेरा बेटा छोटा को, सभी को तो उन्होंने समाप्त कर दिया। ओह मेरे बेटे की बहू, कैसे कहूँ कि उन्होंने क्या किया? परंतु बेटा, सोचा था सभी समाप्त हो गया, लेकिन यह, इसका क्या करूं? जानते हो इसके बाप ने इसका नाम रखा था मुजीबुर रहमान। ना बेटा, बड़े रहमान तो शेख हैं और हम ठहरे मचरे, नीची जाति के लोग। याकूब मिर्जा तनिक द्रवित हुआ। पानी की बोतल खोलता हुआ वह बोला, पानी पियोगी माँ? मैं नहीं, अल्लाह मुझे मुक्ति दे। मैंने अपने बेटे की बहू की जो दुर्दशा देखी है वह नरक का दृश्य था। अल्लाह मुक्ति दे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बेटा, मेरे पौत्र को एक घूंट पानी दे, रोते रोते गला सूख गया है इसका। जोर की भूख थी। आसपास जीवन का आभास पाकर याकूब मिर्जा का कुछ मूड बना। उसने सूखी टहनियां एकत्रित करके चाय चढ़ाई। वह बुढ़िया के निकट ही तो था। बुढ़िया अंतिम बार बोली, मुसलमान हो बच्चे, न माँ। हिंदू। प्रमोद घोषाल, कहाँ जाओगे? कौन जाने, कुछ कष्ट कर सकोगे बेटा, इस बच्चे को किसी को सौंप देना। परंतु बता देना, ये छोटा मुजीबुर रहमान जरूर है, परंतु शेख नहीं, मछुआ जात है हमारी। वह नंग धड़ंग किंतु हृष्ट पुष्ट 1 साल का रहमान कुछ ही देर में याकूब मिर्जा से हिल मिल गया। तब जबकि चाय तैयार हुई और औपचारिकता के नाते याकूब मिर्जा ने बूढ़ी महिला से चाय के लिए पूछना चाहा, तब लहूलुहान बूढ़ी चेतनाहीन थी। और तब जबकि सूर्यास्त हो चुका था। चाय के साथ कुछ बिस्कुट खाकर याकूब मिर्जा फिर बूढ़ी के पास पहुंचा तो देखते देखते बूढ़ी ने दम तोड़ दिया। याकूब मिर्जा सोच रहा था कि कुछ आगे और बढ़े, तब तक जब तक कि रात बिताने का ठिकाना न मिल जाए। नन्हा रहमान, उसका क्या करे? ओह, उसे क्या सरोकार, वो प्रमोद घोषाल नहीं, याकूब मिर्जा है। उसने अपना सामान समेटा और बैग तथा राइफल कंधे पर टांगकर वह नन्हे रहमान को छोड़कर आगे बढ़ा। जाते हुए याकूब मिर्जा को देखकर नन्हा रहमान डगमग से डगरगता हुआ कह रहा था, ओ बाबू, 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 मानो अपने नन्हे डेगों से बाबू के साथ चल पड़ेगा। परंतु साल भर के नन्हे रहमान की बिसात ही क्या, ठोकर खाए और गिरा और जोर से रो पड़ा। रोने की आवाज, मानो इस आवाज ने याकूब मिर्जा को चुंबक की तरह खींच लिया। क्या मुसीबत है? रोते हुए नन्हे रहमान के निकट आकर वह बोला, मैं तुझे कहाँ ले चलूं यार? परंतु साथ ही हाथ बढ़े और नन्हे रहमान को गोद में उठाते हुए याकूब बड़बड़ाया, क्या मुसीबत है? भारत में आम जनता चुनाव के परिणामों में उलझी रहने के बावजूद, आश्चर्यजनक परिणामों से चमत्कृत स्थिति के बावजूद, ये समाचार भी बड़ी उत्सुकता से सुन रही थी कि पूर्वी बंगाल के नौजवानों ने जय बांग्ला के रणघोष के साथ 2 डिवीजन पाकिस्तानी सेना को नाको चने चबवा दिए थे। परंतु केंद्रीय खुफिया विभाग के जासूसों ने जो समाचार एकत्र किए थे वह चिंताजनक थे। समाचार था कि 3 डिवीजन पाकिस्तानी सेना और भेजी जा रही है, हथियार और भी भेजे जा रहे हैं। उधर पूर्वी बंगाल में फैले यूरोप के समाचार पत्र, रेडियो और टेलीविजन संवाददाताओं ने कठिन स्थिति में भी अपना कर्तव्य पूरा किया था। उन्होंने संपूर्ण विश्व को बताया था कि किस प्रकार पाकिस्तानी फौज निहत्थे बूढ़ों और बच्चों पर अत्याचार कर रही है। स्त्रियों की जो दशा की जा रही है उससे बर्बर युग का इतिहास भी सहम गया है। ऐसे समय में एक रात को, अजीब है मानव मन, राजेश केंद्रीय खुफिया विभाग के सीनियर जासूस थे और जगत था अंतर्राष्ट्रीय ठग। कभी दोनों ने एक दूसरे पर शह और मात की चालें भी अपनाईं और फिर एक दूसरे के प्रगाढ़ मित्र बन गए। राजेश और जगत। राजेश का निवास स्थान, राजेश की पत्नी तारा रसोई के किसी झंझट में लगी थी और राजेश के निकट था जगत। जाने कहां कहां भटक कर लौटे हो। राजेश कह रहे थे, मानता हूं कि तुम्हारे पाँव में चक्कर है, अब कुछ दिन आराम करो, मैं तो आज रात ही जा रहा हूं। कहां? राजेश चौके, पूर्वी बंगाल। मैं अपनी उत्सुकता दबा नहीं पा रहा हूं, देखना चाहता हूं कि किस प्रकार वहां 2 राष्ट्रों के सिद्धांत का श्राद्ध हो रहा है। राजेश मुस्कुराए, मेरा ख्याल है पूर्वी बंगाल कोई सैरगाह नहीं है, मैंने ऐसा तो नहीं कहा है। इस कहानी के अगले भाग को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।